नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। पिछले सेशन में हमने कहा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब WH वर्ड्स आते हैं तो कभी कभी उनके साथ आप डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते। बाकी ऑक्सिलरीज तो आती हैं, आप हु इज, हु आर, हु कैन, हु विल, व्हाट कैन, हाउ विल, हाउ हैज एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता। अब आप उस सेशन को देखे होंगे तो बात मैंने वहीं खत्म की थी और मैंने कहा था कि इस पे हम अलग से चर्चा कर लेंगे। तो एक चीज समझिए कि जो हु, whom, whose, what और which, आप जब इनका प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो ये दो तरीके से वाक्यों में आते हैं। कभी ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं और कभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जरा बात को समझिएगा। अब इनमें इंटरोगेटिव लगा हुआ है, ये है इंटरोगेटिव। क्यों? क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इंटरोगेटिव तो है। हम जब इनका प्रयोग करते हैं वाक्यों में तो कभी ये एडजेक्टिव जैसा होते हैं और कभी ये प्रोनाउन जैसा होते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसमें से हु और whom ये ओनली प्रोनाउन है, ओनली प्रोनाउन। इनका प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में होता है, हु और whom का। लेकिन whose, what और which, इनका प्रयोग आप प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों रूपों में कर सकते हैं। ये प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं और एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। पहले तो ये समझिए, इन्हीं के साथ परेशानी होगी। बाकी वाट का, वेन का, वेयर का, वाई का, हाउ का प्रयोग करते समय आप ज्यादा परेशान नहीं होते। वो सिंपली उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि इनके बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आती है और उसके बाद बाकी चीजें आती हैं, वहां प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनका हम जब प्रयोग करते हैं तो इनके ये भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके साथ डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? आइए जरा इसको हम लोग देख लें। उसके पहले समझिए कि हम जब इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इनको इंटरोगेटिव कहा जाता है। और ये कभी एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, कभी प्रोनाउन का कार्य करते हैं। ध्यान रखना है कि हु और whom केवल प्रोनाउन का कार्य करते हैं, ये कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकते। हुज, व्हाट, विच प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। कैसे पहचानोगे? देखो जरा, सिंपल सी बात है कि जब ये प्रोनाउन होंगे तो ये किसी नाउन के बदले आएंगे, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव होंगे तो किसी नाउन की विशेषता बताएंगे। अर्थात आप जब सेंटेंस में इनका प्रयोग करें तो आप इनके पोजीशन को देख करके, पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये चाहे प्रोनाउन का कार्य करें, चाहे एडजेक्टिव का कार्य करें, चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए, इनकी पोजीशन हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होती है। ये हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं, हर अवस्था में ये शुरू में आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि व्हाट बुक, आगे अभी रोके रहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए तो व्हाट बुक, अभी व्हाट क्या कर रहा है? इस बुक की विशेषता बता रहे हैं। यहां पे व्हाट क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए, इस बुक की विशेषता बता, इसको मॉडिफाई कर रहा है नाउन के पहले आकर ना। आप सीधे कहें कि व्हाट इज, अब देखिए जरा, अब इस इज वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आप जब कहते हैं हुज पेन, तो ये हुज क्या कर रहा है? पेन के विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। लेकिन आप जब कहते हैं हुज इज या वॉज, कुछ भी, अब यहां पे हुज क्या है? इस वर्ब इज का, या मान लीजिए वॉज आया हो, मैं वॉज कर दे रहा हूं, तो इस वॉज वर्ब का ये क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन है, यहां पे ये एडजेक्टिव है, यहां पे ये प्रोनाउन है, यहां पे एडजेक्टिव है। कौन सा प्रोनाउन?
यहाँ पे ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव है, पेन की विशेषता बता रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पहले इतनी बात आप सब तक पहुंची कि हम जब व्हाट का, विच का, हुज का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्यों में आते समय कभी सब्जेक्ट होंगे, कभी प्रोनाउन होंगे और कभी एडजेक्टिव होंगे, कभी प्रोनाउन होंगे और कभी एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान रखिएगा कि इन्हें ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इन्हें ही हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब देखना जरा, इस बात को समझने के बाद अब आ जाइए उस मुद्दे पर जिसके लिए इस सेशन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि भैया हम जब वाक्य में आएंगे तो हम वाक्य के शुरू में ही आएंगे, ये तो तय हो गया। और हम एडजेक्टिव भी हैं, हम प्रोनाउन भी हैं। हम जब प्रोनाउन हैं तो नाउन के बदले आएंगे, और जब एडजेक्टिव है तो नाउन की विशेषता बताएंगे। अब ये बताइए कि ये जिस नाउन की विशेषता बताएंगे या जिस नाउन के बदले आएंगे, वो नाउन सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। बोलिए, या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट के बदले भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बदले भी आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट की विशेषता भी बता सकते हैं और ऑब्जेक्ट की भी विशेषता बता सकते हैं। सही है ना? राइट। देन जब ये किसी सब्जेक्ट के साथ आएंगे या सब्जेक्ट के बदले आएंगे तो इनका कहना है कि इफ वी आर द सब्जेक्ट्स और वी मॉडिफाई सम सब्जेक्ट्स एंड द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों की बात कर रहा हूं, इधर प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, वी डोंट लाइक टू बी यूज्ड डू डज डिड विद द वर्ब। इनका कहना है कि हमें पसंद नहीं है कि आप वर्ब के साथ डू डज डिड का प्रयोग करें। सीधे और साधारण शब्दों में जब हम हुज का, हु का, विच का, व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव वाला सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रोनाउन वाला, तब इनके साथ डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्यों को हम लोग पास्ट में देखेंगे। अभी मैं आपको जो एग्जांपल्स दूंगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के दूंगा। आप ध्यान से देखिए जरा। अब मैं कहूं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, या देखिए तो इसमें पढ़ता कौन है, ये पढ़ाता कौन है, ये अर्थात यहां पे कौन क्या है, सब्जेक्ट है, वाक्य का कर्ता है। अभी हम लोगों ने क्या कहा कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके साथ डू डज डिड का प्रयोग नहीं होगा। तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई शंका तो नहीं है, तो पहले लिख दीजिए हु। अब पढ़ाने की इंग्लिश टीचर्स और तुम्हें की इंग्लिश यू। ये देखिए अब एक करेक्ट है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। यदि आपने कहा हु डज टीच यू तो फिर इससे गंदा वाक्य नहीं हो सकता, ये गलत वाक्य है, आप ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अगर आ जाए कि तुम किसे पढ़ाते हो, ये देखिए तुम किसे पढ़ाते हो। अब देखें जरा साहब, अब ये सब्जेक्ट हो, पढ़ा कौन रहा है, तुम, और पढ़ने वाला कौन है, वही तो पूछा जा रहा है ये। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट होगा तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। हु का ऑब्जेक्ट हुम, ठीक है। अब यहां पर हुम, उसके बाद डू यू टीच, ये देखिए अब ये ठीक है। अब आपने यदि कहा कि हुम यू टीच तो ये गलत सेंटेंस होगा। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते, अब ये पॉसिबल नहीं है, अब ये पॉसिबल है। जा ध्यान से, तो WH वर्ड्स, अब यहां पर आपको ये तय करना पड़ेगा हिंदी के वाक्यों को देखकर ध्यान से कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। अगर वो सब्जेक्ट है तो डू डज डिड आएगा, ऑब्जेक्ट है तो नहीं आएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने यहां जो हुम लिखा है तो फॉर्मल इंग्लिश में हु सब्जेक्ट और होम ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मल इंग्लिश में है।
फॉर्मल इंग्लिश में आज भी जो सही, जो करेक्ट है कि हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, लेकिन आजकल ये जो हु है यही सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों हो गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। इनफॉर्मल इंग्लिश में खासकर बोलचाल में आपको हुम का प्रयोग शायद ही मिलेगा। आजकल हु ही चल पड़ा है धड़ल्ले से, सब्जेक्ट के रूप में भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी। कहने का मतलब क्या है कि हुम डू यू टीच, ये बिल्कुल शुद्ध है, आपको इसे ही प्रेफर करना चाहिए। अगर किसी ने इसकी जगह लिख दिया कि हु डू यू टीच, तो आप इसे गलत नहीं कहेंगे, ये भी सही है। यहां ये जो हु है ये ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचान रहे हो, आगे डू आया है, इस डू के आने से ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो आजकल हुम के बजाय हु, देखिए हु डू यू, हु कैन, ये हु सब्जेक्ट भी हो सकता है, हु ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मॉडर्न इंग्लिश में हुम का प्रयोग बहुत कम होता है, लोग रिटन इंग्लिश में करते हैं, लेकिन खासकर बोल चाल में हुम शायद ही प्रयोग होता है, हु ही चल पड़ा है। तो ध्यान से, चाहे आप हुम डू यू कहो, चाहे हु डू यू कहो, चाहे हुम डिड ही कहो, चाहे हु डिड ही कहो, एक ही चीज है। जब यहां डू डज डिड आया है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों को लिखते समय अगर वहां पे हु, विच, व्हेन, हु, विच, व्हाट आदि आए हो तो संभालिएगा, वहां पर डू डज डिड का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, इस बात से तय होगा कि सेंटेंस में आने वाला ये वर्ड सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिएगा, मैं कुछ और एग्जांपल आपको दूं, ये तो हु की बात थी, मैंने हु को अलग से इसलिए अधिक चर्चा किया कि आपको हु और हुम के बीच का डिफरेंस भी समझना था। तो ध्यान रखिएगा, हुम मॉडर्न इंग्लिश में लगभग नेग्लेक्टेड है, लोग उसका प्रयोग नहीं करते, हालांकि उसका प्रयोग करना ही सही प्रयोग है। तो आप इसको रिटन और स्पोकन इंग्लिश के बीच का अंतर समझ लीजिएगा। बोलते समय हु, लिखते समय हुम, हालांकि आजकल रिटन इंग्लिश में भी हु धड़ल्ले से चल रहा है, संभालिएगा। देखिए जरा इसी तरह देखो, व्हाट हैपेंड, देखिए डू डज डिड नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा पास्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, चूंकि प्रेजेंट पास्ट दोनों में देखो व्हाट हैपेंड, आप व्हाट डिड हैपन नहीं कह सकते, आप कहोगे व्हाट वेंट रॉन्ग। ये देखिए, आप व्हाट डिड गो रॉन्ग नहीं कह सकते। या ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे व्हाट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन व्हाट डज ही डू, ये देखिए अब ठीक है, देखिए डज आके खड़ा हो गया, क्योंकि यहां पे ही सब्जेक्ट है, व्हाट ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे व्हाट डू यू रीड, ये देखिए अब करेक्ट है, यहां पे यू सब्जेक्ट है, व्हाट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ऐसे ही विच बुक डिड डू यू वांट टू बाय, ये देखिए करेक्ट है, यहां पे यू सब्जेक्ट है, विच यहां पे ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव का कार्य कर। लेकिन आप अगर कहते हैं कि विच हॉर्स वन, ये देखिए, तो ये भी ठीक है। ध्यान से देखें जरा, अब यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके बाद डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ डू डज डिड का प्रयोग होता है, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में आए, चाहे वो प्रोनाउन के रूप में। देखिए यहां पर ये प्रोनाउन के रूप में आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है, यहां पर ये देखिए एडजेक्टिव के रूप में आया है। आप लेकिन चाहे एडजेक्टिव के रूप में हो चाहे प्रोनाउन के रूप में हो, अगर ये सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा है तो आप डू डज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये संभालिएगा, क्योंकि इसको जाने बिना मैं आगे टेंसेस पढ़ाता तो वहां पे आप गलतियां करते हैं। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये चीजें अब प्रोनाउन से जुड़ी हुई हैं, एडजेक्टिव से जुड़ी हुई हैं। उनके मन में अब जग रहा होगा प्रश्न, तो उनके लालच को रोके रहिए। हम जब कभी प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो वहां पर बताएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के विशिष्ट प्रयोग, है ना। और बाकी अगर आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं, अभी दुर्भाग्य से इस समय फिर से बंद कर दिया गया है,
तो वहाँ पर डिटेल में चीज़ें होती हैं। आप अगर शहर के आसपास रहते हैं तो आप संस्था में आके भी चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर को ख़त्म किया है। अब दूसरा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में है, हूँ, हो वाले अभी बचे हुए हैं, है ना। तो उनकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे के सेशंस में। थोड़ा सा बीच में फिर एक बार ब्रेक हुआ, अब व्यस्तताएँ हैं, अकेला हूँ, संस्था की जिम्मेदारियां भी हैं, ऑफलाइन जिम्मेदारियां भी हैं, ऑनलाइन भी चीज़ों को देखना है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी अंतराल हो जाता है। इसके लिए बस मैं सॉरी ही कह सकता हूं। आप जुड़े रहें, अपने कमेंट्स भेजें, अपनी राय भेजें। और कुछ बच्चों की मांग आई कि सर जी लाइव क्लास के लिए, तो अभी उतने संसाधनों से सुसज्जित नहीं है संस्था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोरोना ने फिर एक बार अपना विकराल रूप दिखाया है, तो फिर चीज़ें आदेश आ गई कलेक्टर की, तो बंद हो चुकी हैं संस्था। लेकिन मैं इस साल कोशिश में हूँ कि कुछ आप सहयोग करें, आप अधिक से अधिक जुड़ें, संसाधन आ जाएं, तो वो चीज़ें भी संभव हो सकती हैं। कोशिश करूँगा मैं, आपकी सहयोग और दुआओं की ज़रूरत है। आप सेशंस को ध्यान से देखें, जो भी सुझाव हो भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।